नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। सरकार और प्रशासन का काम होता है जन विकास के लिए योजनाएं बनाना और उन संस्थाओं का ढांचागत विकास करना जिनसे प्रदेश का भविष्य जुड़ा है। लेकिन अगर यहीं पर सरकार उन संस्थाओं का विकास करने में जुट जाए जो निजी हैं और जो खुद इतना साधन संपन्न होती है कि अपनी जरूरतों को पूरा कर सके, तो इस पर सवाल उठते हैं। हमारे शिक्षण संस्थान ऐसे संस्थानों में शामिल हैं जिनके विकास का जिम्मा सीधा सरकार का होता है और इसे अंजाम तक पहुंचाने का काम करते हैं वो जनप्रतिनिधि जिन्हें जनता चुनकर भेजती है। विकास कार्यों के लिए हर एक जनप्रतिनिधि को सरकार की ओर से कोटा दिया जाता है जिसे वो जनता की भलाई और विकास योजनाओं पर खर्च करते हैं। लेकिन अगर इस कोटे का इस्तेमाल सरकारी संस्था के लिए ना होकर के निजी संस्था के लिए होने लगे तो सवाल उठना लाजमी है। एक तरफ हरियाणा के सरकारी स्कूलों की दशा बेहद खस्ता हाल है जिसे सुधारने का प्रयास सरकार लगातार कर रही है। सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं, अध्यापकों और छात्रों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहन की कमी सबसे महत्वपूर्ण समस्याएं रही हैं। इसीलिए राज्य सरकार की कोशिश तो यही होनी चाहिए कि शिक्षा में कमियों को खत्म कर ज्यादा से ज्यादा छात्रों को स्कूल तक पहुंचाया जाए। लेकिन शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए ये बेहद जरूरी है कि स्कूलों के ढांचागत सुधार के साथ उनमें छात्रों को सिखाने और सीखने के लिए आधुनिक शिक्षा प्रणाली को शुरू करने पर भी ध्यान दिया जाए। और ये कब होगा? जब सरकारी स्कूलों को आर्थिक सहायता मिलेगी। लेकिन अगर यही सहायता राशि सरकारी स्कूल को ना मिलकर किसी निजी स्कूल को दी जाने लगे तो सवाल उठते हैं, क्योंकि इस वक्त जिस मामले ने इस मुद्दे को गर्म कर दिया है वो कुछ इसी तरह के सवालों को जन्म दे रहा है। मामला एक ही ब्रांच के दो निजी स्कूलों को सरकारी ग्रांट जारी करने से जुड़ा है। आरपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल के महेंद्रगढ़ और नारनौल स्थित निजी स्कूलों को सामाजिक न्याय राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव के मंत्री कोटे से एक ही दिन में करीब 37 लाख की ग्रांट जारी कर दी गई। दोनों ही स्कूलों को लैब निर्माण, उपकरण, फर्नीचर खरीद के लिए ये पैसे जारी किए गए। इस बात का खुलासा किया गांव पालडी पनिहारा के सोमदेव ने, जिन्होंने राज्यपाल को एक लिखित शिकायत भेजकर इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। तो आज करेंगे इसी मुद्दे को लेकर चर्चा कि क्या सरकारी स्कूलों के बजाय निजी स्कूलों को ग्रांट दिया जाना जरूरी है। तो ये कुछ हम आपको दिखा रहे हैं फैक्ट्स, जहां पर सरकार ने उन स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया था जहां पर बच्चों की संख्या बेहद कम थी और शिक्षकों की संख्या भी बेहद कम थी। कई ऐसे स्कूल हैं जिन्हें सरकार ने बंद करने का, ताला लगाने का फैसला हरियाणा में लिया था। इसके पीछे के अगर कारणों को देखें तो बच्चों की संख्या कम होने के पीछे आखिर क्या कारण हो सकते हैं? क्यों सरकारी स्कूलों में बच्चे ना जाकर के निजी स्कूलों का रुख करते हैं? निजी स्कूलों में जाने का एक कारण ये भी होता है कि वहां पर सभी तरह की जो सुविधाएं होती हैं वो दी जाती हैं, अत्याधुनिक शिक्षा प्रणाली से वो पूरी तरीके से लैस होते हैं। दूसरी तरफ अगर सरकारी स्कूलों की शिक्षा प्रणाली को देखें तो यहाँ पर शिक्षा का स्तर जो है बेहद नीचे दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर जो पारंपरिक शिक्षा की एक पद्धति है, प्रणाली है, वही सालों साल से चली आ रही है। उसमें अभी तक जो है इतना आमूल-चूल कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ये एक बड़ा कारण होता है। लेकिन सरकार का ध्यान शायद इस वक्त जो है निजी स्कूलों की ओर ज्यादा दिखाई दे रहा है, तभी 37 लाख रुपयों की ग्रांट जारी करने का ये मामला सामने आ गया है। तो सवाल आज सरकार से कि क्या जरूरी है कि पहले निजी स्कूलों को जो पहले से ही पूरी तरीके से सुविधाओं से लैस हैं उन पर इतना ध्यान देने के लिए उन्हें ग्रांट जारी की जाए, उन्हें आगे बढ़ाने पर जोर दिया जाए, बजाय इसके कि सरकारी स्कूलों के लिए ये सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि सरकारी स्कूलों की ही इस वक्त दशा और दिशा जो है वो बेहद खराब स्थिति में है, जिसे सुधारने की बात सरकार करती तो है, लेकिन इस वक्त जो मामला सामने आया है वो इस प्रयास पर सवालिया निशान लगा रहा है।
तो आज उठा है ग्रांट पर सवाल। सवालों में है ग्रांट, क्योंकि ये सरकारी है और सरकारी पैसा जो होता है वो आम लोगों की भलाई के लिए और विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, सरकारी संस्थाओं के विकास के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर ये पैसा कहीं दूसरी जगह पर गया है तो इसको लेकर सवाल उठ रहा है और इसका जवाब हम जरूर आज यहाँ पर लेंगे। हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए बीजेपी की प्रवक्ता वंदना पोपली जुड़ गई हैं। जितेंद्र चंदेलिया कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और अब से कुछ ही देर में हमारे साथ वो विजल ब्लोअर भी जुड़ेंगे जिन्होंने इस पूरे मामले को उठाया है और राज्यपाल को एक पत्र लिखकर इसमें मामले की जांच की मांग की है उन्होंने। इसके अलावा एक वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं कांग्रेस प्रवक्ता से जानना चाहूंगी, जितेंद्र चंदेलिया जुड़े हैं। चंदेलिया जी, क्या लग रहा है ये जो मामला निकल के सामने आया है, इसके बाद अब ये सवाल उठना लाजमी हो गया है कि जब हमारे सरकारी स्कूल ही खुद इतनी बदतर हालत में है कि जिन्हें बंद करने का फैसला सरकार लेती है, 1000 से ज्यादा ये स्कूल रहे, तो क्या ऐसे स्कूलों पर ध्यान देने से ज्यादा जरूरी है कि निजी स्कूलों की खराब स्थिति को सुधारने पर ध्यान दिया जाए? देखिए कहना जी, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरीके से हरियाणा की जो भाजपा की सरकार है, जसपा की सरकार है, जिस तरीके से घोटाले पे घोटाले सामने आ रहे हैं और जैसा ये मामला सामने आया है तो मैं समझता हूं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां प्राथमिकता होनी चाहिए थी, माननीय हमारे ओम प्रकाश यादव जी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, प्राथमिकता होनी चाहिए थी उनकी कि वो सोशल एक्टिविटीज पर अपनी ग्रांटें दें, क्योंकि ये जो ग्रांटें हैं, जो सरकार के पास राजस्व और खजाना होता है, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा होता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि सरकार जिस तरीके से अपने निजी लोगों को ग्रांटें दे रही है तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां पर आज खस्ता हालत है हरियाणा के स्कूलों की, चाहे प्राइमरी स्कूल की बात हो, चाहे सेकेंडरी स्कूल की बात हो, तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूं कि हरियाणा के अंदर आज ये घोटालों की सरकार बन चुकी है और आपने देखा फरीदाबाद के अंदर 50 करोड़ के फंड पास कर दिए जाते हैं और 50 करोड़ रुपए की ग्रांट दे दी जाती है, फाइलों में पैसा पास हो जाता है, विकास के नाम पर कोई काम नहीं है। तो उसी तरीके से महेंद्रगढ़ और नारनौल के अंदर ये मामला जो सामने आया है, तो ये तस्वीर सामने आ चुकी है भाजपा जसपा की कि किस तरीके से ये प्रदेश को लूटने का काम कर रहे हैं। घोटालों की सरकार बन चुकी है ये, शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, और अब ये 37 लाख रुपए की ग्रांट का मामला है। अरे आपको जहां सरकारी स्कूलों की दयनीय स्थिति है, उस स्थिति को सुधारना चाहिए था, गरीब बच्चों की मदद करनी चाहिए थी, उन सरकारी संस्थाओं की मदद कर, शिक्षण संस्थाओं की मदद करनी चाहिए थी। आप अपने निजी लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं, तो मैं समझता हूं दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मामले पे एसआईटी गठित करनी चाहिए, एक उच्च स्तरीय जांच बैठानी चाहिए, और चाहे मंत्री है चाहे कोई भी व्यक्ति है, अगर वो प्रदेश सरकार का कोई भी बड़ा से बड़ा आदमी, चाहे मुख्यमंत्री क्यों नहीं है, अगर वो हमारे जनता के पैसे का, गाड़ी कमाई का अगर दुरुपयोग करता है, तो मैं समझता हूं उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और उच्च स्तरीय जांच बैठानी चाहिए। जो भी दोषी है उसके ऊपर संवैधानिक तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए, ये हम चाहते हैं। वंदना जी, आप क्या कहेंगे इस मामले में? निजी स्कूलों के फलाह के लिए, उनके विकास के लिए सरकार अब पैसे दे रही है, जबकि खुद सरकारी स्कूल कई सुविधाओं के अभाव में जूझ रहे हैं और सरकार से उम्मीद की आस लगाकर बैठे हैं, इस राह में बैठे हैं कि कब उनके भी स्कूल जो है, सरकारी स्कूल जो है, निजी स्कूलों की तरह दिखाई दे। देखिए, सबसे पहले जहाँ तक सरकारी स्कूलों की बात अगर मैं कहूँ कायनात, तो सबसे ज्यादा जो बजट है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा का बजट रखा है। लेकिन जहाँ तक इस स्कूल के विषय की यहाँ पर बात हो रही है कि 2 स्कूल हैं लेकिन दोनों अलग अलग एरिया में हैं, और जब ग्रांट दी गई है उसमें मुझे लगता है कि सबसे पहले कारण देखना चाहिए क्या कारण रहा होगा, किस लिए दिया गया होगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रही है, क्योंकि यहाँ पर लैब की बात हो रही है और ये सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल है, रोबोटिक लैब भी हो सकती है, हो सकता है कि स्कूल ने नहीं, ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई करप्शन वाली बात तो हम यहाँ पर कर ही नहीं रहे हैं। मैं ये जानना चाह रही हूँ वंदना जी कि अगर ये सारी चीजों के लिए, लैब के लिए और फर्नीचर खरीद के लिए और लाइब्रेरी के लिए, अगर एक निजी स्कूल को इतनी बड़ी ग्रांट दी जा सकती है, तो सरकारी स्कूलों की बारी कब आएगी? सरकारी स्कूलों को क्या नहीं लगता कि अभी सबसे ज्यादा जरूरत है इस तरह की आर्थिक सहायता की सरकार की ओर से? मुझे लगता है सरकारी स्कूलों के लिए अलग से शिक्षा का बजट है, और जो सरकारी स्कूलों में हमने जो मुश्किल देखी शुरुआत से लेकर अब तक, वो मुझे सीधा सीधा समझ आया कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बजाय जो बेसिक नॉलेज है, जो बच्चों को शिक्षा देने का एक तरीका है,
उस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता थी। इंफ्रास्ट्रक्चर एक पार्ट है जरूर कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए, लेकिन जितने भी पहले की सरकारें रही कभी भी उन्होंने जो मौलिक चीज है कि बच्चों को शिक्षा किस तरह से दी जा रही है उस तरफ कभी भी नहीं देखा। मैं बताना चाहती हूँ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सक्षम योजना शुरू की, उसके अकॉर्डिंग हमने एक्स्ट्रा क्लासेस ली ताकि बच्चों को बेसिक चीजें, जो कोई बच्चा 8th क्लास में आ गया है लेकिन अभी उसको 6th क्लास की कोई बेसिक चीज नहीं आती, गुणा भाग नहीं आता या और कुछ चीजें नहीं पता, तो उसको पिछली चीजें भी बताई जाए। और इतने सारे जो स्कूल है सक्षम बनकर आए। मैं मेवात की बात अगर याद करती हूँ तो मेवात में कभी दिन में भी कक्षाएं नहीं लगती थी, वहाँ पे रात में भी कक्षाएं लगी ताकि वो सक्षम घोषित हो सके। जितने भी ऑफिसर्स थे, टीचर्स थे, उनको एक तरह से प्रेशराइज किया गया। आप जो कह रही हैं ठीक है, सरकार ने हमने भी इस बात का जिक्र किया कि सरकार तमाम प्रयास कर रही है शिक्षा के स्तर में और सरकारी स्कूलों की हालत में सुधार लाने के लिए, लेकिन क्या वजह रही शिक्षा विभाग को साल की शुरुआत में ये फैसला लेना करा कि 1026 स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। और यहाँ पर महेंद्रगढ़ जिला जो कि पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास के गृह जिला एक तरीके से है, वहीं पर सबसे ज्यादा स्कूलों पर ताला लगने की बात सामने आई। देखिए कायनात, जहाँ तक 1026 स्कूलों की आप बात कर रहे हैं वो चर्चा जरूर हुई, लेकिन अभी कोई स्कूल बंद नहीं हुआ है। ये चर्चा में रहा और बहुत बार हमने डिबेट भी की बहुत सारे चैनल्स पे कि स्कूल बंद हो रहे हैं, वजह कोविड भी हो सकती है जी। लेकिन जहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है तो वहाँ पर ज्यादा रिसोर्सेज लगाने की बजाय जहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है वहाँ पर हम रिसोर्स, ये तो अंडरस्टूड है। आप ये कहीं पर भी देखेंगे कि अगर एक जगह 150 बच्चे बैठे हैं वहाँ पर टीचर नहीं है, और जहाँ पर 2 बच्चे बैठे हैं और वहाँ पर भी टीचर उनको मिल रहा है, तो 150 बच्चे हैं, उनकी प्रायोरिटी हमें देखनी चाहिए। लेकिन स्कूल अभी कोई बंद नहीं हुए हैं। सरकार की पूरी मंशा है कि जो शिक्षा का स्तर है वो बढ़ना चाहिए। सिर्फ दिखावे के लिए स्कूल बना दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया, सिर्फ इतना सफिशिएंट नहीं है। हम चाहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर तो मिले ही, लेकिन साथ के साथ जो मौलिक चीज है वो शिक्षा बच्चों को सही ढंग से पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है, वो हमारा मुख्य कर्तव्य है। चलिए, इसी बीच हमारे साथ में और 2 मेहमान जुड़ चुके हैं। सोमदेव हमारे साथ जुड़े हैं जो कि विजल ब्लोअर हैं और इस पूरे मामले को उन्होंने उठाया है जिस पर कई सवाल फिर उठे हैं। इसी मामले से जुड़े सरदमन सांगवान हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का भी। और आप दोनों से मैं इस पर चर्चा करूं इससे पहले मैं कांग्रेस के प्रवक्ता जितेंद्र चंदेलिया जी का रुख करूंगी। कुछ कहना चाह रहे हैं चंदेलिया जी? जी कायनात जी, मैं कहना चाह रहा हूँ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि हरियाणा के अंदर शिक्षा का स्तर किस तरीके से गिरा है भाजपा की सरकार में, और जहां पर हालात आज खट्टा हालात हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर स्कूलों के, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूलों के, वहां पर निजी स्कूलों को आपको मैं बताना चाहता हूं कि फरीदाबाद से लेकर पूरे हरियाणा में इनके पार्टी के विधायक और मंत्रियों के स्कूल हैं, और इनके संगठन जो आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद जो भाजपा को सपोर्ट करते हैं, भाजपा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहते हैं या जजपा से संबंध रखते हैं, उन स्कूलों को ये ग्रांटें देते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मामला सीधा सीधा जनता के, प्रदेश की जनता के ऊपर एक कठोर घात है। मैं कड़े शब्दों में इसकी कांग्रेस पार्टी निंदा करती है, मैं निंदा करता हूं और दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपको बताना चाहता हूं जहां सरकारी स्कूलों के लिए इन्होंने सुविधा जुटानी चाहिए थी सरकार को, जहां पर सरकार को सरकारी लाइब्रेरी बनानी चाहिए थी, गरीब बच्चों के लिए वजीफा नहीं मिलता, दलित समाज के, SC ST के बच्चों के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो दलित समाज के जो बच्चे हैं उनका वजीफा नहीं मिल पा रहा है सरकारी स्कूलों में। मैं बताना चाहता हूं आपको कि ये जो 37 लाख रुपए की ग्रांट इन्होंने वितरण किया है, ये जनता की, प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई पर डाका डालने वाली बात है। ये सक्षम है CBSE पैटर्न जो स्कूल होते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में गरीब का बच्चा पढ़ता है, तो दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरीके से प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई को ये जिस तरीके से लुटा रहे हैं, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री जिनको ये मंत्रालय दिया हुआ है, ना तो सामाजिक न्याय कर पा रहे हैं और ना ही प्रदेश की जनता को पैसा वितरण कर पा रहे हैं। जो शिक्षा के लिए वितरण होना चाहिए था, गरीब लोगों के लिए वितरण होना चाहिए था, सरकारी स्कूलों के लिए वितरण होना चाहिए था, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं चाहता हूं जी वंदना जी हो और दोबारा भविष्य में कभी ऐसी घटना किसी सरकार में घटित ना हो। आज तक भाजपा का काम सिर्फ और सिर्फ भय भ्रष्टाचार का रहा है। आप देख सकते हैं चंदेलिया जी, वंदना जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जिस तरीके से ये लोग लूट रहे हैं देश को, जिस तरीके से ये लूट रहे हैं, और 3 कृषि काले कानून जैसे ये लेकर आए हैं, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। जी सुन लीजिए जितेंद्र जी, सुन लीजिए,
मैं आपको एक न्यूज दिखा रही हूँ, मेरे पास एक न्यूज है। आपने कहा गाड़ी, कमाई और ये सब आप चीजें बोल रहे हैं ना, तो शायद आप भूल गए कि आपका राज कैसा रहा। कहते हैं ना, जिसके घर शीशे के हो उनको दूसरों के घर में पत्थर नहीं रखने चाहिए। कांग्रेस के राज में हर हाथ को काम था, कांग्रेस के राज में भैर भ्रष्टाचार नहीं था, कांग्रेस के राज में हरियाणा नंबर 1 पे था रोजगार देने के लिए। लेकिन आपने तो लोगों से रोजगार छीने, आपने तो सरकारी उपक्रमों को, सरकारी रेल, गेल, वेल, सेल, बीएसएनएल, एमटीएनएल और ओएनजीसी, एनटीपीसी, एनएचपीसी ऐसे सरकारी उपक्रम जो भारत सरकार के खजाने को भरते थे, आपने उन सरकारी उपक्रमों को अडानी अंबानी जैसे लोगों को सौंप दिया, देश को गिरवी रख दिया, देश के अन्नदाता को मारने का काम कर रहे हैं आप। क्या दिखा रहे हैं? कुछ नहीं दिख रहा है इसमें, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है इसमें, ये कोई प्रमाण नहीं है। चंदेलिया जी, चंदेलिया जी, चलिए सुन लेते हैं, कुछ कहना चाह रही है वंदना जी भी। जी, चेहरा सामने आ चुका है जनता के। आपने जिस तरीके से आपके ओम प्रकाश यादव जी सामाजिक न्याय अधिकारिता राज्य मंत्री, जिस तरीके से चंदेलिया जी सुन लीजिए। देखिए, अगर आप ही बोलते रहेंगे और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे भी उनकी बात लेनी है। अगर आप ही बात करते रहेंगे तो फिर चर्चा नहीं हो पाएगी ना। जी गायना जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप पूछिए उनसे। जी वंदना जी, ये न्यूज है मेरे पास अंबाला की। बताइए। इसमें कुछ दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, बताइए। इसमें कुछ दिखाई दे रहा है क्या? न्यूज अंबाला की चंदेलिया जी, एक बार सुन तो लीजिए, उसके बाद सवाल कीजिए। चंदेलिया जी, नींबू की तरह निचोड़ दिया। चंदेलिया जी, क्यों बैठे हैं हम सब लोग यहाँ पे? इसी पर तो बात करने बैठे हैं ना। हम चंदेलिया जी का भाषण सुनने के लिए बैठे हुए हैं। जी कहिए। मैं आपको डेट बताती हूँ। अमर उजाला की ये न्यूज है, आपको स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है, मैं आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगी। शहजादपुर का ये न्यूज है, और ये नदी में स्कूल बनाया गया, और किसके समय में बनाया गया? अंबाला में कांग्रेस के समय में। लाखों रुपए की ग्रांट आपके मंत्री देकर आए, नदी के रास्ते पे स्कूल बन गया, और जब बाद में क्वेश्चन उठे तो पता चला कि झूठ है, शोर मचाए शोर वाली नीति है ये। जब आज पकड़े गए हैं, कहा कि जुर्म करने को करते सभी हैं, जुर्म करने को करते सभी हैं, मुजरिम वो है जो पकड़े गए हैं। गालिब साहब का बहुत बड़ा शेर है कि जुर्म करने को करते सभी हैं, मुजरिम वो है जो पकड़े गए हैं। आप तो पकड़े गए हैं, आपका तो खुलासा हुआ है। आपकी सरकार, डबल इंजन की जो सरकार है हरियाणा में, भाजपा जनता पार्टी, जिस तरीके से चलिए सोमदेव हमारे साथ, वो विजल ब्लोअर जुड़े हुए हैं, सोमदेव से बात करेंगे इस पर। जनता ने निगम चुनावों से लेकर देखिए, आरोप प्रत्यारोप नहीं, सिर्फ यहाँ पर तू मैं नहीं, सिर्फ तू मैं नहीं। चंदेलिया जी, जिस विषय पर बात कर रहे हैं उसी पर रहते हैं ना, आप क्यों इधर उधर घूम रहे हैं? सोमदेव जी, इस पूरे मामले के बारे में मैं चाहूंगी जरा आप बताएं, किस तरह से ये मामला जो है संज्ञान में आया, कैसे यहाँ पर ये ग्रांट दे दी गई? अभी वंदना जी ने कहा कि शायद कोई पीपीई मॉडल के तहत जो है ग्रांट जारी कर दी गई हो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत। तो जरा बताएं कि आखिर क्या इस तरह का कोई है मामला? आपका चंदन का और आप सभी यहाँ पर मेरे को बुलाया, तो मेरे को थोड़ा सा मतलब आपको दे रखा है इसमें। मेरे को ज्यादा तो राजनीति से या मंत्री साहब से किसी से कोई मतलब पर्सनल नहीं है, पहला बात तो ये। और दूसरा बात ये, मैंने थोड़ा सा मतलब अपना जो गरीब तबका है उसके लिए आवाज उठाने का काम किया है, और वो मेरे बयान को या किसी भी तरह से न तो किसी के खिलाफ न किसी से पर्सनली मतलब से जोड़ा गया। जी। दूसरा ये है कि अपन का ये था, जनता की जो गरीब तबका है, सरकारी स्कूलों का जो वो है, या जो ग्रांट पास सरकार करती है गरीब आदमी के लिए, किसी की बीमारी के लिए, किसी के घर मकान के लिए, किसी के बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, उसके ये खिलाफ मंत्री साहब ने जो कदम उठाया है, मेरे को बस महामहिम राज्यपाल से ये इसीलिए वो लगाया था कि भाई मेरे को इसका पता चले कि किस तहत, किस ग्रांट के तहत या कोई ऐसी स्कीम हो जिसके अंतर्गत इतना मतलब बड़ा पैसा, इतना ज्यादा मात्रा में पैसा प्राइवेट स्कूल को, और प्राइवेट स्कूल वो जिसका मतलब यहाँ पे लगभग 60 या 8 जगह स्कूल और कैंपस वगैरह चल रहे हैं, उसको इतना पैसा लैब और फर्नीचर वगैरह के सामान के लिए कैसे मुहैया करा दिया? जिस स्कूल के बारे में आपने कहा कि इस स्कूल को जरूरत नहीं थी, थोड़ा सा उसके बारे में हम चाहेंगे बताएं कि
बैकग्राउंड क्या है, कितना साधन संपन्न है अपने आप में, और बिल्कुल लगता है कि बिल्कुल क्या जरूरत नहीं थी इस तरह की ग्रांट जारी होने की। मैम, ये जो स्कूल है आरपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इसकी अच्छी खासी ब्रांच और हमारी यहाँ पे मतलब नजदीक है। इसमें पढ़ने वाले बच्चों का लगभग मतलब आप समझो 10, 11वीं 12वीं तक के बच्चों की फीस 3 लाख से 4 लाख के बीच है। तो आप इतना सोचो कि सबके का आदमी, पहली बात तो वहाँ बच्चे को पढ़ा नहीं सकता। दूसरी बात, अगर पढ़ाएगा तो यहाँ इतनी ये जो ग्रांट सरकारी स्कूल में दी जाए तो गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में आ सकता है। और प्राइवेट संस्था कोई भी हो, चाहे स्कूल हो चाहे और किसी का किसी भी चीज से वो उसका मालिकाना है कि कोई मतलब मेन आदमी हो। तो आदमी को इतना सरकार की तरफ से ग्रांट पास करना मतलब हमें गलत लगा, इसलिए हमने उसके खिलाफ ये मतलब खिलाफ क्या बोले कि मतलब अपने तरीके से ये पूछने का कोशिश की कि प्राइवेट स्कूल और उसका तो संस्थापक जो मतलब लगभग 8 या 7 स्कूल चलाता है, मंत्री साहब ने डायरेक्ट उसके पास इतने रुपए भेज दिए। तो इसमें हमें कुछ गड़बड़ लगी, इसलिए हमने ये महामहिम से जानकारी के लिए पत्र डाला था। सर दमन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर दमन जी, क्या लगता है यहाँ पर कि निजी स्कूलों को इस तरह से ग्रांट जारी होती है अगर सरकार की ओर से, क्या ये सही है इस तरह से ग्रांट जारी करना? ये क्योंकि अगर पहली प्राथमिकता देखी जाए सरकार की तो वो सरकारी स्कूल होने चाहिए। मैं पहली बात तो खबर फास्ट को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि उन्होंने एक इतनी अच्छी खबर बताई है कि जो सरकार सरकारी स्कूलों का भत्ता बता रखा है, वो इस सरकार जो है प्राइवेट स्कूलों को इतना बढ़ावा दे रही है कि उनको ग्रांट दे रही है। इसी सरकार ने इस तरह से प्राइवेट स्कूलों को ग्रांट कभी नहीं दी। ये पहली बार सुनने में आ रहा है कि सरकार जो है वो आऊंगी वंदना जी, आएंगे आपका पक्ष में लूंगी। एक बार सुन लेते हैं सर दमन जी क्या कहना चाह रहे हैं। जी सर दमन जी। मैडम, मैं 2 मिनट बोलूंगा, फिर उसके बाद आप बोल लेना। ऐसा है कि जो भी सरकार है आई अब तक जो है पिछले 20-30 साल में उन सरकारों ने एजुकेशन का भत्ता बैठाने के अलावा कोई काम नहीं किया। खासकर सरकारी स्कूलों का जानबूझ के षड्यंत्र के तहत भत्ता बैठाया गया ताकि प्राइवेट स्कूल फले फूले और वो लोगों की जेब काटें। सरकारी स्कूलों को अगर वही सुविधाएं जो प्राइवेट स्कूल दे रहे हैं, सरकार तो बहुत बड़ा उसके पास खजाना है, बहुत पैसा है, बहुत साधन संपन्न है, उसके पास वो सुविधाएं हैं, वो सरकारी स्कूलों को वो सुविधाएं दी जा सकती हैं जो प्राइवेट निजी तौर पे दे रहे हैं। लेकिन सरकार जानबूझ करके सरकारी स्कूलों का ऐसा माहौल पैदा करे कि लोग अपने बच्चों को निकाल के सरकारी स्कूलों की बजाय प्राइवेट स्कूलों में भर्ती कराएं और वहां अपनी जेब कटवाएं। मैं इसको बड़ा जो है एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि सरकार सरकारी स्कूलों को कोई देने के बजाय, सुविधा देने के बजाय, ग्रांट देने के बजाय प्राइवेट स्कूलों को दे रही है। मेरे को तो ये खत्म नहीं हो पा रही है बात। मैंने अपने 40 साल के पत्रकारिता जीवन में ऐसा पहली बार सुन रहा हूँ कि सरकार प्राइवेट स्कूलों को ग्रांट दी जा रही है। नहीं गलत। वंदना जी, देखिए, मैंने अभी आपको जो एग्जाम्पल दिया, पहली तो बात है प्राइवेट स्कूल को ग्रांट क्यों दिया। अगर तो पहले भी ऐसा होता आया है कि मॉडल पर कुछ अगर कुछ तकनीकी दिक्कत लग रही है बात ठीक से ना तो मिल पा रही है, हमारी उन तक पहुंच नहीं पा रही है, उनकी आवाज भी हम तक नहीं पहुंच पा रही है, कोई तकनीकी दिक्कत है। चंदेलिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आऊंगी आपकी तरफ। वंदना जी, हम चाहेंगे हमारी जो टेक्निकल टीम है इस परेशानी को जल्द से जल्द दूर करे। जी चंदेलिया जी। जी, प्रदेश को और देश को ये समझना होगा जिस तरीके से इन्होंने शिक्षा नीति का स्कूल और कॉलेजों का भत्ता बैठाया है और अपने पूंजीपति साथियों को बढ़ावा दिया है, और शिक्षा को तो इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया, व्यापार बना दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां एमबीबीएस मेडिकल स्टूडेंट्स की जो फीस थी, एडमिशन फीस थी, वो 80,000 रुपए थी कांग्रेस के समय में, लेकिन 80,000 से 10 लाख रुपए किसने पहुंचाई वो फीस? इससे बड़ा उदाहरण को कहां मिलेगा देश में, प्रदेश के अंदर? देश में आज भाजपा की सरकार जैसे सरकारी उपक्रम बेच रही है, जल जंगल जमीन तक बेच रही है, और जिस तरीके से 3 कृषि काले कानून जो अडानी अंबानी जी लेकर आए हैं,
और मोदी जी ने वो थोक दिए देश पर। उसी तरीके से 10 लाख रुपए मेडिकल स्टूडेंट की फीस इन्होंने कर दी। चलिए चंदेलिया जी दूसरी तरफ ना जाते हुए इसी विषय पर वंदना जी, अभी सांगवान जी ने जो कहा, सरदमन सांगवान जी ने जो सवाल उठाया यहाँ पर कि ऐसा अपने उन्होंने 40 साल के करियर में पहली बार देखा कि सरकारी स्कूल को ग्रांट न देकर के निजी स्कूल को ऐसे ग्रांट दे दी गई। देखिए कायनात जी, मैंने अभी जो आपको एग्जाम्पल बताया था वो अम्बाला का बताया था, ठीक ही बताया। ऐसे में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं और इसमें खासकर क्वेश्चन मार्क जरूर बनता है, क्योंकि जो नदी के ऊपर है, नदी के जमीन के ऊपर स्कूल बना दिया गया, वो भी प्राइवेट स्कूल है और उसकी जो ग्रांट है वो भी कांग्रेस के समय में दी गई थी और कई नेता वहाँ पर ग्रांट देकर आए थे। सरदमन जी को नहीं पता होगा तो मैं आपको दूंगी मैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जहाँ पर कांग्रेस ने ग्रांट दी है प्राइवेट स्कूलों में। लेकिन मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि सरकारी स्कूलों को हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस तरीके से खत्म कर रहे हैं, जिसमें तकरीबन 1-1 करोड़ रुपए खर्चा आता है, अगर पूंजीपति साथियों को फायदा पहुंचाने के लिए वो दुर्भाग्यपूर्ण है। आज इनका चेहरा सामने आ चुका है। चंदेलिया जी, अगर आप ऐसे बीच में बोलते रहेंगे, ऐसे बात करेंगे तो नहीं समझ आएगा किसी को कुछ। जी वंदना जी, तो सबसे बड़ी बात यही है कि अगर लगता है कि 75 लाख स्कूल कह रहा है कि हम खर्च कर देते हैं, सरकार से थोड़ी सी मदद मांगते हैं कि 15 लाख आप खर्च कर दीजिए, 25 लाख आप खर्च कर दीजिए, आसपास के बच्चों को बेनिफिट पहुंचेगा तो लैब के लिए। वंदना जी, आपको याद दिला दूं कि ये जो ग्रांट है स्कूल के लिए दिया गया, ये 19 मार्च 2020 को जारी की गई थी और 29 मार्च को ये एलोकेशन का लेटर जो है वो बताया गया था कि ये जारी हो चुका है ग्रांट। अब बात यहाँ पर उस शिक्षा विभाग के आदेश की कर लेते हैं या फैसले की कर लेते हैं जिसमें 1026 से ज्यादा स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया था। ये बात है 29 जनवरी की। महेंद्रगढ़ में भी कई सारे ऐसे स्कूल सामने आए जिन्हें बंद करने का निर्णय लिया गया था शिक्षा विभाग की ओर से, और जिस स्कूल को, प्राइवेट स्कूल को ग्रांट जारी की गई वो भी महेंद्रगढ़ की ही एक ब्रांच है आरपीएस स्कूल की। तो ऐसे में सवाल तो उठना लाजमी है, अगर सरकार अपने स्कूलों पर ध्यान ना देकर के निजी स्कूलों को देख रही है तो बच्चे वहां जाएंगे क्या? सरकारी स्कूल में? वो तो निजी स्कूल ही जाएंगे ना, जहां पर सभी सुविधाएं हैं। लेकिन वो सुविधाएं किस पैसे से हैं? सरकार के पैसे से। सरकार ऐसे स्कूल को बढ़ावा क्यों दे रही है जो खुद अपने आप में कैपेबल है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए? देखिए कायनात जी, मैं उसी एरिया में से आती हूँ, मैं रेवाड़ी से हूँ और आरपीएस स्कूल की जो ब्रांचेस हैं वो सिर्फ नानौल महेंद्रगढ़ नहीं और भी बहुत सारे एरियाज में। वही बात कर रहे हैं हम कि जो स्कूल अपनी इतनी ढेर सारी ब्रांच लेके बैठा हुआ है, क्या उसे जरूरत है? जरूरत है सरकारी ग्रांट की। यहाँ पर फीस की बात की जा रही है, उन्होंने कहा कि 3-4 लाख रुपए फीस का मतलब 30-35 हजार रुपए पर मंथ एक बच्चे का। तो फीस पूरे रेवाड़ी में यहाँ पर या नानौल में, महेंद्रगढ़ में इतनी ज्यादा फीस किसी भी प्राइवेट स्कूल की नहीं है। मेरे से बेहतर इस चीज को कोई जान नहीं सकता क्योंकि मैं इन सब चीजों के टच में भी रहती हूँ। लेकिन मैं इस विषय पे बात नहीं करूंगी, फीस का जो विषय है वो अलग है। लेकिन यहाँ पर हम बात करें ग्रांट की, अगर किसी लैब में जरूरत पड़ती है, पहले तो देखना पड़ेगा कारण क्या है, किस वजह से दी गई है, उसको हम पहले से ही क्वेश्चन मार्क कर दें। अभी तो जांच का विषय है, इन्होंने प्रश्न उठाया, राज्यपाल जी के पास गया है और वो आगे इसको अगर देते हैं कि इसका जांच होनी चाहिए तो जांच भी होगी। सबसे बड़ी बात करप्शन की कोई भी जगह नहीं है, इनको संशय हो सकता है। इन्होंने बहुत अच्छा किया कि इन्होंने प्रश्न उठाया, उस प्रश्न का उत्तर भी जो है सरकार देगी, सरकार देखेगी। अगर या तो किसी अगर अधिकारी की गलती है तो उसको देखा जाएगा या इसके पीछे कारण है वो देखा जाएगा। कहीं पर भी लगा कि अगर गड़बड़ है तो उसके लिए यहाँ पर मैं बैठ के आपको आश्वासन देती हूँ कि किसी भी गड़बड़ को सहन नहीं किया जाएगा। लेकिन ये इस तरह से बिल्कुल डिनायल कर देना कि प्राइवेट स्कूलों को ग्रांट नहीं दी जा सकती, तो मुझे लगता है कि ग्रांट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर ऐसा लगता है कि आसपास के एरिया के बच्चों को फायदा पहुंच रहा है और स्कूल आके मदद मांगता है कि हम इतना पोर्शन हम लगा सकते हैं, थोड़ी सी अगर हमें सरकार से हेल्प मिल जाए तो हम आसपास के स्कूल के आसपास के एरिया के बच्चों का अच्छा कर सकते हैं। लेकिन वंदना जी, अभी आपने खुद भी कहा कि जिस स्कूल के या ब्रांच की हम बात कर रहे हैं उसकी अपने आप में कई और दूसरी ब्रांचेस हैं, सिर्फ एक ही जगह स्थित नहीं है। महेंद्रगढ़ ही नहीं, नारनौल में भी यहाँ पर उसके स्कूल है, इसके अलावा भी और जगह पर स्कूल है। तो ऐसे प्राइवेट स्कूल को या ब्रांच को या संस्था को क्या सरकार को मदद करनी चाहिए? क्योंकि अगर आप कर रहे हैं तो ऐसे स्कूल को देखिए ना जहां पर वाकई में नीडी है, जरूरतमंद है। देखिए, जरूरत है या नहीं है हम यहाँ बैठकर डिसाइड नहीं करेंगे, वो तो जब जांच होगी, क्योंकि कंप्लेंट हुई है तो उसकी जांच भी जरूर होगी, वो भी सामने आएगा।
लेकिन मुझे लगता है कि इस पे क्वेश्चन मार्क करना कि प्राइवेट स्कूल को क्यों मदद कर दी, वो भी हमारी जनता है, उनको लगता है कि कहीं पर आवश्यकता पड़ी होगी तो जरूर मदद की होगी। लेकिन अभी भी ये सब जांच का विषय है, ये बहुत जल्दी हो जाएगा कि हम इस पे कहीं निर्णय पे पहुंच जाएं। मुझे लगता है ये काम सरकार को सौंपा गया तो सरकार ही इसको करेगी। और जो सर दमन जी कुछ कहना चाह रहे हैं और चंदेलिया जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सर दमन जी, पहले मैं आपकी तरफ आऊंगी, चंदेलिया जी आऊंगी आपकी तरफ। जी प्रदेश की जनता भी समझ रही है। सर दमन जी, चंदेलिया जी रुक जाइए चंदेलिया जी, आएंगे आपकी तरफ। जी कि पहले भी ग्रांट मिलती रही, ग्रांट सरकारी ग्रांट जितेंद्र जी के पीछे से मुझे जितेंद्र जी की आवाज आ रही है। जितेंद्र चंदेलिया जी, जितेंद्र जी, चलिए सर दमन जी आपकी बात में लूंगी, चंदेलिया जी को ले लेते हैं। कोई नहीं करता। चंदेलिया जी अपनी बारी में बोलिए ना। कायना जी, जी मैं ये बताना चाह रहा था, प्रदेश को और देश को अब समझना होगा, जिस तरीके से शिक्षा का स्तर ये गिरा रहे हैं, जैसे सरकारी स्कूलों को ये बंद कर रहे हैं, शिक्षा का स्तर इन्होंने गिराया है। आपने 80 आपकी भाजपा की सरकार ने मेडिकल स्टूडेंट की एडमिशन की फीस 80,000 से लेकर 10 लाख रुपए आपने की, 10 लाख रुपए फीस की, 80,000 से 10 लाख आपने की। भाजपा की सरकार ने 80,000 से 10 लाख रुपए की फीस आपने की, 80,000 से 10 लाख रुपए की फीस आपकी भाजपा सरकार ने की। डिप्लोमा डिग्री करने के बाद बेरोजगार युवा जब अपने माँ बाप पर बोझ बन जाता है, जब रोजगार नहीं मिलता तो किसान से ज्यादा आज आत्महत्या कर रहा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट ये बता रही है। लेकिन 2015 के बाद किसान आत्महत्या के रिकॉर्ड को जैसे आपने छुपाया, वैसे ही पढ़े लिखे युवाओं के आत्महत्या के रिकॉर्ड को आपने छुपाया। जिस तरीके से आप ग्रांट वितरण कर रहे हैं, ये खजाना किसी के बाप का नहीं है, ये टैक्स से सरकार चलती है, कर से सरकार चलती है। ये भाजपा के बाप, भाजपा की विरासत नहीं है, ये जनता का गाड़ी कमाई है जनता की, ये जनता के टैक्स से सरकारें चलती है। और जिस तरीके से सामाजिक न्याय राज्य मंत्री जिस तरीके से उन्होंने ग्रांटें वितरण की है प्राइवेट स्कूल को, तो आपका चेहरा सामने आ चुका। आपकी चोरी पकड़ी गई है, आपकी चोरी। आपको प्रदेश की जनता ने सबक सिखाया, नगर निगम चुनावों में किसान मजदूर ने सबक सिखाया, तो आने वाले समय में देश का युवा, शिक्षित युवा, बेरोजगार युवा और पूरा देश आपको सबक सिखाएगा। आपके तानाशाही सिंहासन को उखाड़ के फेंकेगा प्रदेश का युवा। चंदेलिया जी, फिर मैं आपसे अनुरोध करूंगी, हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, उसी पर रहते हैं। सर दमन जी, कायना जी, हम चाहते हैं कि उच्च स्तरीय जांच हो इस मामले की। ये मांग की गई है, जिन्होंने इस मामले को उठाया है राज्यपाल को, जो उन्होंने चिट्ठी लिखी है उसमें उन्होंने यही मांग की है कि उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। जी सर दमन जी। मैं ये कहता हूँ कि जो वंदना जी जो कह रही थी कि पहले 20 ग्रांट मिलती रही है स्कूलों को, प्राइवेट स्कूलों को, ऐसी बात नहीं है। प्राइवेट स्कूलों में कोई मंत्री या एमएलए या कोई सांसद अपने निजी दौरे पे जाता है और वो अपने निजी नहीं पैसे देता तो वो ग्रांट नहीं है, वो ग्रांट नहीं होती, वो ग्रांट नहीं है, ग्रांट होती है जो सरकार देती है, विभाग के जरिए आती है। बनाने के लिए ग्रांट दी और मंत्री नहीं, ऐसे नहीं होता है, ग्रांट ऐसे नहीं दी जाती है। ग्रांट देने का तरीका है कि सरकार जो भी है ग्रांट वो ग्रांट है, जिनके स्कूल है जिनको ग्रांट ऐसे ग्रांट नहीं होती मैडम। ग्रांट जो है वो पहले कोई देता था तो वो निजी को दे सकता है, कोई भी स्कूल को दे दे, कोई बात नहीं है। सकती हूँ मेरा बात सुनते तो आप हो नहीं, आप हर आदमी। वंदना जी सुन लेते हैं, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। कोई अपनी बात कह नहीं सकता। जी संयम से बात सुन लेते हैं, सभी अपनी अपनी बारी का इंतजार करें। जी सर दमन जी। मिला तो मुझे भी बोलने दो। सर दमन जी, बीच में बोलते हो, आप किसी को सुनते नहीं। चलिए आप कहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ग्रांट मिलती है वो ये मिली सरकार से ग्रांट। एक होती है किसी सरकार का कोई एमएलए है, एमपी है, मिनिस्टर है, वो किसी निजी दौरे पर किसी के बुलावे पर किसी स्कूल में जाता है, वहाँ 1-2 लाख रुपया वो अपने कोष से दे आता है, तो वो सरकारी ग्रांट नहीं, सरकारी ग्रांट जो है शिक्षा विभाग के थ्रू आती है। वो निजी कोष से देगा तो दे दे, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो पैसा है ये सरकारी ग्रांट है, इसमें और इसमें तो फर्क है, इसको समझने की जरूरत है। बहस करने की कितनी करते रहो बहस इस बात के ऊपर, लेकिन जो सच्चाई है वो यही है। अब आप कहिए क्या कहना चाहते हो आप मैडम? जी वंदना जी, आपकी बात मैं समझ गई, मैं पहली बार नहीं समझ गई थी। और जो ग्रांट की आप बात करें कि पहले नहीं दी गई, वही ग्रांट का मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ कि कांग्रेस के समय में भी इस तरह की ग्रांट दी गई थी।
और वो स्कूल बनाने के लिए दी गई, एक बार नहीं कई बार दी गई। चंदेलिया जी रुक जाइए, चंदेलिया जी एक एक करके। मैं कोई बात कर लूँ, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है कांग्रेस के समय में क्या किया था सबके सामने है, लेकिन इस चीज को समझिए, हम मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी है, जब तक हम इसको चेक नहीं कर लेंगे किस लिए। लेकिन सरकारी ग्रांट वो भी 37 लाख रुपए वो नहीं दी जाती। ये देश का संविधान। चलिए मैं सोमदेव जो हमारे साथ जुड़े हुए विजल ब्लोअर, सोमदेव जी सुन पा रहे हैं मुझे? तो लीजिए कि किस लिए हुआ था, क्या हुआ था, हम तो एक सोमदेव जी मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि जरा बताएं कि जहां से आपने ये शिकायती पत्र राज्यपाल को भेजा और जहां की आपने बात की, वहां पर ऐसे कितने सरकारी स्कूल होंगे जो इस वक्त बुनियादी जरूरतों के लिए भी जूझ रहे हैं, जहां पर लैब है तो सही लेकिन वो उपकरण नहीं है जो वहां मौजूद होने चाहिए, फर्नीचर नहीं है? क्या आपने ऐसे स्कूलों को देखा है? हेलो मैम, पहली बात तो मेरा गांव पालिन पनियारा है। मेरी एज हो गई 30 साल। हमारे यहाँ स्कूल है केवल 5वीं तक था पहले तो, अब वो मतलब 8वीं तक हुआ है, जबकि हमारे यहाँ 20 साल से लगातार शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा शिक्षा मंत्री रहे हैं। अब हमारे गांव में लगभग आप समझो कि 2500 के लगभग जनसंख्या है, तो उसमें हमारे यहाँ मतलब 8वीं से ऊपर स्कूल ही नहीं है। और स्कूल अगर है तो उसमें मतलब टीचर ऐसे हैं या तो वो आते नहीं, मतलब सरकार उनको यहाँ ज्वाइनिंग नहीं करवाती, अगर कुछ आते हैं तो वे मतलब ये जो अब हो रहा है ना आपके साथ राजनीति वाली बात, कोई कांग्रेस से कोई मतलब राजनीति ज्यादा करने आते हैं, बच्चों को पढ़ाने कम आते हैं। अब स्कूल के बारे में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, यहाँ इतना बुरा हाल है कि स्कूल में तो मतलब राजनीति का गढ़ बन गया स्कूल। कभी आपने इस बारे में सुना या फिर खुद देखा कि सरकारी स्कूलों को कितनी सहायता जो है सरकार की तरफ से एक बार में दी जाती है? किस तरह की जरूरतें हैं सरकारी स्कूलों के लिए अभी जो जिन्हें पूरा करना जरूरी है लेकिन अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं, और कितना राशि की उन्हें जरूरत है? देखो ये मतलब सरकार बोल देती है कि बच्चे स्कूल में नहीं पहुंच रहे, इसलिए स्कूल को आगे की क्लास नहीं लगा सकते, तोड़ना पड़ रहा है। पर मतलब मेन दिक्कत ये है कि स्कूल में कुछ सुविधाएं है ही नहीं, बच्चों को भेजें तो कहाँ भेजें, कैसे भेजें? अगर स्कूल में सुविधाएं अच्छी होंगी सरकारी स्कूल में तो बच्चे अपने आप आएंगे। अब स्कूल में न तो टीचर हैं, न मतलब लैब की सुविधा है, न कोई कंप्यूटर वगैरह की, तो दूर छोड़ो बैठने के लिए मतलब बेंच भी सही नहीं है। तो अब ये बताओ कि सरकार का कहना कि स्कूल में सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं आते तो हम स्कूल को चला नहीं सकते, भाई दिक्कत है। पर जब तक स्कूल को सुधारेंगे नहीं, कुछ होगा नहीं, तो लोग बच्चों को भेजेंगे कहाँ, कैसे भेजेंगे सरकारी स्कूल में? और अभी इतना मतलब डेवलपमेंट नहीं हुआ कि गरीब आदमी अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेज दे, और वो मजबूरी की बात है। मजबूरी होते हुए मतलब लोग प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं बच्चों को। ये तो सरकारी स्कूल बहुत है, पर उसमें अभी ऐसा हो रहा है कि सच्ची पूछो तो मतलब सफाई की भी व्यवस्था टाइम पे नहीं होती, पानी नहीं है, सफाई नहीं है, लैट्रिन बाथरूम वाली भी मतलब जहाँ कुछ हो गया टूट गया तो टूट गया, सही है तो सही है, मतलब सरकारी स्कूल तो ना बराबर है। इससे अच्छा तो बच्चा घर पढ़ ले तो बेहतर है। अब मजबूरी में प्राइवेट स्कूल जाएंगे, और वो मतलब ये जो प्रवक्ता है बीजेपी के कह रही थी कि भाई 3 या 4 लाख रुपए सालाना फीस नहीं है किसी भी स्कूल की, तो मैं इनको लिख के दे सकता हूँ कि महेंद्रगढ़ में आइए, मैं आपको 10 स्कूल बताऊंगा जिनकी 10वीं 11वीं 12वीं की सालाना फीस 3 लाख और 4 लाख के बीच में है, लिख के देता हूँ मैं। वंदना जी, पहला सवाल तो ये फीस को लेकर के कि अगर सरकार की तरफ से इतनी ग्रांट एक निजी स्कूल को दी जा सकती है तो क्या फीस स्ट्रक्चर के लिए और फीस पर कंट्रोल रहे, इसके लिए सरकार कोई कदम नहीं उठा सकती, कोई ऐसा नियम नहीं बना सकती कि निजी स्कूल फीस जो है अपनी मनमर्जी से ना बढ़ा सके? दूसरा सवाल ये, अभी आपने सुना जो सोमदेव हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि 5वीं का स्कूल 8वीं तक जाने में 20 साल गुजर गए, 20 साल का अरसा लग गया, लेकिन आज भी किस तरह की बुनियादी जरूरतों के लिए ये स्कूल जूझ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले अगर आप फीस की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगी जिन स्कूलों की बात कर रहे हैं वो सीबीएसई से है। अभी आपने देखा होगा कि कोरोना के समय में जब मुश्किल आई लोगों के लिए कि वो बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे थे, तो गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया था
कि वो फीस लेना उनके लिए कंपल्शन नहीं है। एक बार तो बिल्कुल मना कर दिया था और बाद में कहा था कि क्योंकि टीचर्स की अगर सैलरी पे बात आ रही थी तो कहा गया था कि सिर्फ ट्यूशन फीस ले, उसके अलावा और कोई फंड्स नहीं ले। तो कंट्रोल कहीं ना कहीं है, लेकिन ज्यादा एक्सटेंड में भी ये तो सकते हैं। एक्सेप्शनल केस हो गया वंदना जी कि हाँ, महामारी का वक्त है। इस वक्त में हर एक व्यक्ति अपनी ही उलझनों में बहुत ज्यादा उलझा हुआ था। कोई इतना ज्यादा कैपेबल नहीं था कि वो इतना अफोर्ड कर सके, ना तो अभिभावक थे और ना ही वो शिक्षक थे। ठीक है, यहाँ पर जो सरकार ने फैसला किया उसे दोनों ही पक्षों ने माना भी। आधी आधी फीस पर बात हुई, वो दी भी गई। मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ हर साल बढ़ने वाली उस फीस की, उन चार्जेस की जो ये निजी स्कूल लेते हैं। हम बात कर रहे हैं कि अगर सरकार या सरकार में बैठे हुए मंत्री इन स्कूलों को सहायता दे सकते हैं, आर्थिक रूप से सहायता, तो फिर लगाम लगाने का काम क्यों नहीं हो सकता? अगर वही पढ़ाने वाले, उन्हीं स्कूलों में पढ़ाने वाले अभिभावक अपने बच्चों के लिए फीस कंट्रोलिंग की मांग करते हैं तो उसके लिए सरकार आगे कदम क्यों नहीं बढ़ाती? चलिए ये बात तो है ही, लेकिन सवाल यहाँ पर उन सरकारी स्कूलों की हालत को लेकर है जिन्हें सुधारा जाना सबसे पहले जरूरी है और प्राथमिकता पर होना चाहिए सरकार की। लेकिन सरकार उनकी हालत पर तो ध्यान नहीं दे रही है। मंत्री जी वहां पर ध्यान न दे करके एक निजी स्कूल पे ध्यान दे रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि हमारा जो शिक्षा बजट है तकरीबन हमने 31.7% इस बार बढ़ाया था। शिक्षा बजट लगातार बढ़ रहा है और स्कूलों की हालत जो है, मैं बहुत क्लोजली, क्योंकि मैं शिक्षा क्षेत्र से ही आती हूँ और मेरे घर में सरकारी शिक्षक भी हैं, तो मैंने ऑब्जर्व किया है कि सरकार में जो शिक्षा के स्तर को पूरी तरह से बढ़ाने की लगातार कोशिशें होती रही हैं। जी सोमदेव जी, मैं सुन पा रही हूँ आपको, कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं आती हूँ अभी, वंदना जी की बात ले लें। अपने पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया है। जहाँ प्राथमिकता सरकार की होनी चाहिए थी सरकारी स्कूलों को ठीक करना, सरकारी स्कूलों में जो मूलभूत समस्याएं उनको देना। वंदना जी बहुत बेसिक और गंभीर मुद्दा लेकर बैठे हुए हैं। हम सिर्फ कांग्रेस बीजेपी सरकार की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर 80,000 रुपए मेडिकल उस धरने की बात हो रही है जो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। महामारी में वो की कोरोना वैश्विक महामारी को आपने हथियार बनाया। धर्म और जाति की आप राजनीति करना जानते हैं चंदेलिया जी, यहाँ बात गोलमोल फिर हो जाएगी। इसके अलावा कुछ नहीं जानते हैं। राजनीतिक रंग ना दे इसे कृपया प्लीज। अंबानी को आप पूरे देश को देख लिया। 3 कृषि काले कानून आप लेके आए और आज आपका चेहरा उजागर हो चुका है कि किस तरीके से। चंदेलिया जी, आपको आपकी बात रखने का मौका दूंगी और मैं चाहूंगी जिस विषय पर बात कर रहे हैं हम उसी पर रहें। जहां सरकार का भटके नहीं, राह से ना भटके। वंदना जी, स्कूलों की मदद करने का उत्तरदायित्व बनता, प्राथमिकता होनी चाहिए थी। अच्छा शौचालय देने की, अच्छी लैब देने की, अच्छी शिक्षा देने की, पूरे टीचर्स देने की। वहीं पर आपने सरकारी स्कूलों को बंद करा दिया। 1026 स्कूल आपने बंद करा दिए अपने निजी साथियों को फायदा पहुंचाने के लिए। तो आपका चेहरा उजागर हो चुका है। पूंजीपतियों की ये सरकार है, ना तो किसान की है, ना मजदूर की है, ना पढ़े लिखे युवा की है, ना रोजगार की है। शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, किसी से रोजगार, किसी से इन मूलभूत मुद्दों से आपका कोई सरोकार नहीं है। आपकी सरकार का जो डबल इंजन की सरकार है भाजपा जनता की, मूलभूत समस्या देने में वो नाकामयाब रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। और जैसे चंदेलिया जी, आप दोनों लोग अगर बैठकर ऐसे ही बात करते रहेंगे फिर और दूसरे लोग कब अपनी बात करेंगे? बताइए। विषय से आप दूसरी तरफ बिल्कुल हो चुके हैं, ऑफलाइन हो चुके हैं, ऑफसाइड हो चुके हैं। संवैधानिक तौर पे सामाजिक न्याय अधिकारिता चंदेलिया जी, अगर आप चुप नहीं हुए मुझे आपका ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा, मुझे आपकी आवाज म्यूट करानी पड़ेगी। वंदना जी, तो ये बहस ही छोड़नी पड़ेगी जिस ढंग से बोल रहे हैं। चलिए, मैंने जो आपसे सवाल किया था मैं चाह रही हूँ कि आप उसका जवाब दें कि निजी स्कूलों की दशा को इतना ज्यादा गंभीरता से ले लिया मंत्री जी ने या सरकार की ओर से, सरकारी स्कूलों की दशा क्या सरकार नहीं देख रही है, मंत्री जी नहीं देख पाते? कायनात, मुझे लगता है कि किसी चीज को आप जिस ढंग से ले रहे हैं हो सकता है वो चीजें ऐसी नहीं हो। आप देख रहे हैं कि सरकारी स्कूलों के लिए हमारे तमाम तरह के प्रयास जो हैं लगातार किए जा रहे हैं। हमने शिक्षा बजट को भी बढ़ाया, हमने सक्षम योजना शुरू की, हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं। मैं तो खुद बहुत क्लोजली जानती हूँ, मुझे मालूम है कि किस तरह से सरकारी स्कूलों में लगातार एफर्ट हो रहे हैं। मैंने 2014 से पहले के भी सरकारी स्कूल देखे और उसके बाद के में भी देखे हैं कि किस तरह से शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन निजी क्षेत्र में अगर
कोई स्कूल आता है कि हमें कोई आवश्यकता है और उसके लिए एक छोटी सी ग्रांट दी जाती है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जो हमारे विस्टल ब्लोअर हैं उन्होंने कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क उठाया कि उसको कहीं पे कुछ ऐसा दिख रहा है कि गलत हो सकता है, तो उसको हम जरूर चेक करेंगे। अभी जब आपने कंप्लेंट की है तो वो भी आपके सामने निकल कर आएगा कि उसमें क्या प्रॉब्लम थी, किस वजह से दिया गया था, कॉजेज क्या थे, क्या तरीके थे, किस अधिकारी ने कहा, किस मंत्री ने कहा और क्या उसके पीछे रीजन से। जब तक वो नहीं जानेंगे मुझे लगता है तब तक उससे पहले कहना कुछ भी वाजिब नहीं है। यहाँ पर सरकार जो है यहाँ इस बात को लेकर तो स्कूल बंद करने का फैसला कर सकती है कि बच्चों की संख्या कम है, कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर अध्यापक भी नहीं है, लेकिन एक निजी स्कूल, सवाल हम यहाँ पर बार बार इसलिए यही उठा रहे हैं कि वहाँ पर अगर लैब का निर्माण उसे करवाना है, फर्नीचर खरीदना है, तो उसे इस चीज़ के लिए ग्रांट जारी कर दिया जाता है। तो ये चीज़ें पहले ज़्यादा ज़रूरी हो गई हैं एक निजी स्कूल के लिए, या फिर अपने सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, उसे ठीक करवाना और जो बेसिक ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मैं सिर्फ इसी पर फोकस रहना चाहती हूँ। कायरा, दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी। ऐसा तो है नहीं कि हम एक ही चीज को देखेंगे दूसरे पक्ष को नहीं देखेंगे। जहाँ पर आप कहें कि आज शिक्षा को देखिए, हेल्थ को मत देखिए, फिर आप बोलेंगे हेल्थ को देखिए, शिक्षा को मत देखिए, तो जहाँ पर जरूरत लगेगी उसी हिसाब से फंड एलोकेट किए जाएंगे और उनकी जहाँ पे मदद करने की आवश्यकता होगी वहाँ पर की जाएगी। तो यहाँ एक ऑटोनोमस बॉडी और एक गवर्नमेंट बॉडी, इन दोनों की बात हो रही है, साथ साथ चलना है। सरकारी जो संस्थान है उनका साथ साथ चलना जरूरी है, लेकिन आप निजी क्षेत्र से जुड़े हुए एक संस्थान को भी इस तरह से अगर प्रोत्साहन देते हैं तो यहाँ और अपनों को छोड़ देते हैं तो फिर तो बात बड़ी हो जाती है ना। सवाल हो जाता है कि सरकारी के लिए क्या जरूरी है, सरकारी या निजी। हमने सरकारी स्कूलों को छोड़ा नहीं है, हम लगातार वहाँ पे काम कर रहे हैं और उसमें बीच में एक इंसिडेंट आया कि एक निजी स्कूल ने मदद मांगी और उसको मदद की गई। तो मैं भी एक ही जगह से जुड़े हुए स्कूलों की और हालत की बात कर रही हूँ। महेंद्रगढ़ से ही मामला, अगर महेंद्रगढ़ का उदाहरण दे तो महेंद्रगढ़ से ही मैं आपको बता रही हूँ कि जो शिक्षा विभाग ने स्कूल बंद करने का फैसला लिया, सबसे ज्यादा स्कूल महेंद्रगढ़ में ही है, जहां पर कई ऐसी चीजें हैं, बुनियादी जरूरतें, ढांचा सही नहीं है, स्कूलों का बिल्डिंग जर्जर हो रही है, बच्चों को खतरा भी है वहां पर। और दूसरी तरफ एक निजी स्कूल है महेंद्रगढ़ में ही, जहां जिसे लैब की जरूरत है, फर्नीचर खरीदने की जरूरत है, उसे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को और डेवलप करना है, उसके लिए ग्रांट जारी कर दी जाती है। कहने से दो चीजें फिर से आप कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर से एक बार क्लियर कर देती हूँ कि किसी भी स्कूल को इसलिए बंद नहीं किया जा रहा कि उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। वहाँ पर अगर बंद करने की बात हुई है तो इसलिए हुई है क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है, तो रिसोर्सेज वहाँ लगाने की बजाय, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं, सरकारी स्कूलों की बात मैं करूँ तो वहाँ पर बहुत अच्छा नंबर ऑफ स्टूडेंट भी है। क्यों बच्चे निजी स्कूल का रुख करते हैं? क्यों अभिभावक चाहते हैं कि उनका बच्चा निजी स्कूल में जाए, प्राइवेट स्कूल में जाए, सरकारी स्कूल में ना जाए? कारण तो आप भी देखती होंगी ना, समझ सकती हैं आप भी। समस्या पीने के पानी नहीं है, पीने के पानी की समस्या है, स्कूलों में शौचालय की समस्या है। नहीं वंदना जी, अगर यही सरकारी स्कूल चमचमाते हुए दिखाई दे, यहाँ पर भी साइंस लैब मिले बच्चों को पढ़ने के लिए, कंप्यूटर क्लास लगे, क्या लगता है आपको इन सरकारी स्कूलों से बच्चे निकल के फिर निजी स्कूल जाएंगे? दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या लगता है आपको, अगर सरकारी स्कूल भी निजी स्कूल जैसा दिखने लग जाए तो फिर जरूरत पड़ेगी वहां पर निजी स्कूल की रुख करने की? बच्चे कम होंगे ऐसे स्कूल में? बच्चे आखिर कम क्यों हो रहे हैं? किसी भी चीज को मुझे लगता है बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दो चीजों को कनेक्ट करके नहीं देखना चाहिए। क्या प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो हमारे नहीं है? क्या वहाँ पे जो टीचर्स हैं वो हमारे नहीं है? क्या उनको फैसिलिटी लेने का अधिकार नहीं है? अगर उनको मदद की आवश्यकता है और छोटी सी मदद की गई है, ज्यादा बड़ी मदद की है। चलिए अब आप इस तरह जस्टिफाई किए हमारे, बिल्कुल बेशक हमारे हैं, लेकिन सरकार की प्राथमिकता पहले अपने संस्थानों को प्रमोट करने की होनी चाहिए, प्रोत्साहित करने की होनी चाहिए। सर दमन जी क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? सर दमन जी, देने में जिन लोगों के पास धन और धरती और रोजगार नहीं है, उनके बच्चे कहाँ पर पढ़ेंगे? क्या वो प्रदेश और देश के नागरिक नहीं है? मध्यम वर्ग के बच्चे, गरीब का बच्चा, दलित का बच्चा, बेरोजगार का बच्चा, मजदूरी करने वाले का बच्चा, क्या वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकता है? जिनकी फीसें आपने 10-10 लाख रुपए कर दिए, 10-10 लाख रुपए आपने एडमिशन फीसें कर दी है, वो नहीं पढ़ा सकता। आपने प्राइवेटाइजेशन किया है, आपने निजीकरण किया है, आपने सारे सरकारी उपक्रम बेच दिए। अब आप हरियाणा से और देश से सरकारी स्कूलों को खत्म करने की आपकी मंशा है। जो
कांग्रेस पार्टी विपक्ष में रहकर कभी आपकी इस मंशा को पूरी नहीं होने देगी। और आपके तमाम घोटाले, रजिस्ट्री घोटाला, हरियाणा के अंदर का सवाल घोटाला है, फरीदाबाद के अंदर नगर निगम में 50 करोड़ रुपए। चंदेलिया जी आऊंगी आपका पक्ष लेने के लिए। सरदमन जी, अभी जो बीजेपी प्रवक्ता वंदना पोपली जी ने कहा कि निजी स्कूलों में पढ़ने वाले भी बच्चे हमारे ही बच्चे हैं, वहां भी अगर जरूरत है तो सरकार का दायित्व हो जाता है। बात है, बहुत ही हास्यास्पद बात बोली है वंदना जी ने कि वो हमारे बच्चे हैं, वो भी हमारे टीचर हैं। अरे ठीक है, वो सब आपके हैं, लेकिन आपके तो सरकारी और गरीब के बच्चे आपके नहीं है, बाकी सब आपके हैं। तो गरीब बच्चे, सुनिए मैडम, आप जवाब देने लग जाती तुरंत। आपको टाइम मिला ना, मैं बीच में नहीं बोला आपके, अब मेरी भी सुन लीजिए। नहीं, वो आएंगे ना, उसी पॉइंट पर आ रहे हैं वो कि कैसे वो देख रहे हैं कि ये हुआ है। मैं चाहूंगी ये अपने पॉइंट को आप क्लियर करें सरदमन जी। जी ऐसा है, ये बहुत ही हास्यास्पद बात है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्राइवेट स्कूल जो है वो साधन संपन्न है, उनकी बिल्डिंग चकाचक है, वहाँ बाथरूम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, AC भी लगे हुए हैं, गाड़ियाँ उनके पास गाड़ियों में बैठ के जाते हैं। और हमारे प्राइवेट स्कूलों, सरकारी स्कूलों के पास कोई सुविधा 70 साल में भी सरकारें नहीं दे पाई। वंदना जी का तर्क है कि कांग्रेस के राज में भी नहीं था, तो इनको कांग्रेस को हरा के लोग इसीलिए लाए थे कि ये लोग बहुत बढ़िया कुछ करेंगे, कुछ दिखाएंगे करके। लेकिन इनके राज में भी वही हालत है, बल्कि सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं, सरकारी स्कूलों को अनदेखा किया जा रहा है और प्राइवेट स्कूलों को ग्रांट भी देनी शुरू कर दी। इन्होंने तो प्राइवेट स्कूलों को ग्रांट भी देनी शुरू कर दी। सरकारी बंद कर रहे हैं, स्कूल ही बंद कर रहे हैं, उनकी तो ग्रांट दूर रहा, उनको तो बंद ही किया जा रहा है। और प्राइवेट स्कूल जो पहले से साधन संपन्न है, जो मोटी फीस वसूलते हैं लोगों से, उनको बढ़िया दिया जा रहा है। मैं तो इनकी इस राष्ट्रवाद से इनके जन्म पर हाथ जोड़ता हूँ। क्या कैसा राष्ट्रवाद है ये कि गरीब लोगों को सोमदेव जी बनाओ, अमीरों को और अमीर बनाओ। सोमदेव जी, मैं एक बार जवाब देना चाहूँगी। जी देखिए, सरदमन जी ने कहा कि इनका कैसा राष्ट्रवाद है और कैसे इन्होंने ग्रांट देनी शुरू कर दी। मैंने आपको शुरुआत में भी कहा कि कांग्रेस ने क्या किया, क्योंकि वो जितेंद्र जी प्रश्न उठा रहे थे तो मैंने इनको जवाब दिया। आपने भी कहा कि पहली बार हुआ तो मैंने जवाब दिया, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया मैं उस पर नहीं जा रही। मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि हमारी प्राथमिकता सरकारी स्कूल है, लेकिन अभी ये सामने चीज आई है, क्या चीज ग्रांट किस चीज के लिए दी गई है, शिकायत का जो है सामने नहीं, शिकायत के बारे में जब पता चलेगा जहाँ जो भी। लेकिन आपने जो मैं सिर्फ अपने एक सवाल का जवाब जानना चाहती हूँ यहाँ पर बैठे हुए आप सभी से। चंदेलिया जी, वंदना जी, मैं सिर्फ एक सवाल का जवाब जानना चाहती हूँ। सुन लीजिए 70 साल से सरकारें चाहे कोई भी रही हो, किसी भी पार्टी की रही हो, इस देश को चला रहे हैं। सुन लीजिए चंदेलिया जी, वंदना जी, 70 साल से किसी भी पार्टी की सरकार इस देश में रही हो, स्कूलों को चला रहे हैं, लेकिन सरकारी स्कूल उस हद तक अभी तक उस मेयार तक नहीं पहुंच पाए हैं जहां उन्हें पहुंच जाना चाहिए था। निजी स्कूल कितने पहले शुरू हुए होंगे, लेकिन आज वहां पर देखिए वो किस तरह के दिखाई देते हैं, किस तरह से वहां पर आधुनिक हर एक चीज मौजूद है, आधुनिक शैली की शिक्षा वहां पर दी जा रही है। ऐसा क्यों है, इतना फर्क क्यों आ गया है? और अगर ये निजी स्कूल इतना आगे बढ़ चुके हैं और आगे बढ़ रहे हैं लगातार, निजी स्कूल इस रेस में बहुत आगे निकल गए हैं सरकारी स्कूलों से, तो भी क्या सरकारों को जरूरत है ऐसे स्कूलों को सपोर्ट करने की? बस ये सवाल का जवाब। वंदना जी, देखिए, जहाँ तक आप निजी स्कूलों की बात कर रहे हैं कि बहुत आगे निकल गए हैं, मुझे लगता है कि एक ट्रेंड शुरू हुआ एक समय में कि इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाया जाए, और उसके बाद निजी स्कूलों का एक ट्रेंड लगातार चला गया और लोग जो पेरेंट्स है स्पेशली वो अट्रैक्ट भी हुए इस तरफ की एक जहाँ पर और तरह की इंग्लिश मीडियम स्कूल है या और तरह की फैसिलिटी दी जाती है, वहाँ पर अट्रैक्ट भी हुए। मैं मानती हूँ उस समय हमारी सरकार नहीं थी, लेकिन आज की स्थिति में मुझे लगता है कि सरकारी स्कूलों को प्रमोट करना हमारी प्राथमिकता है, हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और जहाँ तक इस ग्रांट की बात है, मुझे लगता है जहाँ तक हमें अवश्य रुकना चाहिए
जिसके बाद सामने आएगा कि वो किस विषय में ग्रांट दी गई है और क्यों दी गई है। विषय चाहे जो रहा हो, मैं ये सिर्फ सवाल उठा रही हूँ कि क्या निजी स्कूलों को जो खुद अपना जो है रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और बेहद उनका फीस जो स्ट्रक्चर होता है वो ज्यादा होता है, तरह तरह के चार्जेस रहते हैं उनके, तो ऐसे स्कूलों को क्या फाइनेंशियली गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट किया जाना चाहिए या नहीं होना चाहिए? चंदेलिया जी, अंतिम प्रतिक्रिया जल्दी से, मेरे पास वक्त बहुत कम बचा है, समाप्त करना है चर्चा को। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिनको आप प्राइवेट स्कूल बोल रहे हैं, कुछ तो जो है इंडिविजुअल चलाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सोसाइटीज और एनजीओ भी चला रही हैं, तो वहाँ पर भी जरूरत पड़ेगी तो मदद की जाएगी, ठीक है ना। वहाँ पे अगर सोसाइटीज चला रही हैं या एनजीओ चला रहे हैं, समाज भी चलाता है, जो माइनॉरिटीज हैं वो भी अपने स्कूल चलाते हैं। लेकिन जिस स्कूल के बारे में आज हम बात कर रहे हैं आरपीएस, ऐसे स्कूल, हर एक चीज का एक पैरामीटर होता है ना, उसे देखना होता है कि ये जरूरतमंद है वाकई या नहीं है, जिसे किया गया है उस पर सवाल बहुत जरूरी है। जांच से पहले आप पैरामीटर तो नहीं बता सकते। मैंने तो पहले ही कहा, सबसे पहले मेरी स्टेटमेंट यही थी कि हमें कारण देखने पड़ेंगे कि कारण क्या है और शिकायत हुई है तो देखना पड़ेगा कि किस वजह से इनको मैंने सुना ना इनको। कुछ नहीं कह देखिए कायनात जी, आप देश को समझना होगा कि जिस तरीके से जेएनयू के अंदर फीस बढ़ाई गई, जिस तरीके से 80,000 से हरियाणा में और देश के अंदर आपने देखा 80,000 रुपए से मेडिकल स्टूडेंट की एडमिशन जो फीस है वो 10 लाख रुपए कर दी गई। जिस तरीके से 1026 स्कूल हरियाणा के अंदर बंद किए गए, आप इनको चुप करिए, ये टाइम किल कर रही हैं, इनको सिखाया जाता है। देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरीके से ग्रांटें बांटी जा रही हैं, निजी स्कूलों को, प्राइवेट स्कूलों को जो सक्षम है उनको ग्रांटें बांटने का काम भाजपा, इनको इनका वॉल्यूम कम कीजिए आप। सोमदेव जी, यही इनकी नीति है। सोमदेव जी, आपसे मैं ये जानना चाह रही थी कि कितना आपने देखा कि आपके सरकारी स्कूल जो है उनका विकास हुआ है या निजी स्कूलों में कितना आपने देखा कितनी जल्दी वो आगे बढ़ गए, स्थापित हुए और बहुत तेजी से आगे निकल गए। जल्दी सोमदेव जी। तो मैम मतलब हमारे महेंद्रगढ़ में प्राइवेट स्कूलों का स्टार्टिंग आप 2001 या 2002 से समझो 18 साल में महेंद्रगढ़ में स्कूल इतने ऊपर चले गए कि आज यहाँ मतलब दिल्ली गुड़गांव से भी बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। और हमारा जो सरकारी स्कूल है वो 5वीं से 8वीं तक जाने के लिए उसको 30 या 40 साल लगे। अब आप खुद समझो कि मतलब महेंद्रगढ़ में प्राइवेट स्कूल कितनी जल्दी जा रहे हैं और सरकारी स्कूलों की क्या हालत है, सरदमन जी, ये बताने की नहीं है। और इसलिए अपने वो क्या था, मुहिम चलाई थी सारे ऐसा है कि जो सरकार का काम है एजुकेशन, स्वास्थ्य और बुनियादी जरूरतें हैं उन पे सरकार विशेष ध्यान दे और जनता की जो तकलीफें उनको दूर करे। खास करके शिक्षा के बजट बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन कहाँ लग रहा है वो पता नहीं चलता है। वो आम जो स्कूल है, सरकारी स्कूल है, उनकी हालत इतनी जर्जर है, इतनी बुरी दशा है कि वहाँ घुसने में भी डर लगता है। वहाँ आप बच्चे क्यों रहेंगे जिसका भी थोड़ा सा भी पैसे का हिसाब। क्या मानते हैं ये ग्रांट ऐसे निजी स्कूलों को दी जानी चाहिए सरकार की ओर से या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, मैं जानना चाह रही हूँ कि दी जानी चाहिए ग्रांट या नहीं दी जानी चाहिए निजी स्कूलों को? निजी स्कूलों को कोई ग्रांट की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने, वो सरकार ने नहीं खोले हुए, वो प्राइवेट खोले, अपने हिसाब से खोले, अपनी सुविधा के लिए खोले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सरकारें निजी स्कूलों को कम कीमत पर जमीन देती हैं ताकि जो शिक्षण संस्थान भविष्य की नींव को गढ़ने वाला है उसके इस काम में सरकार का भी सहयोग रहे, भागीदारी रहे। बेशक शिक्षा के अधिकार आरटीई के तहत निजी स्कूलों के लिए सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए 10% कोटा रखा है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं हो जाता कि उन स्कूलों की दूसरी जरूरतों और ढांचागत विकास के लिए भी सहायता सरकार करे या अपनी जिम्मेदारी समझे। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।